नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने डिस्कशन की शुरुआत करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 से संबंधित। 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण उड़ीसा तट के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया। ये करंट अफेयर्स हो गया जो आपको याद रखना है। यहाँ से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको डेट तब याद रखनी होती है जब परीक्षण 2 या 3 महीने पहले हुआ है। मान लीजिए अभी 15 दिसंबर को इसका परीक्षण हुआ है और आपका कोई एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में है, तब आपको ये डेट भी याद रखनी है। अगर 2 या 3 महीने के अंदर अंदर कोई ऐसा परीक्षण हुआ है तो आपको डेट भी याद रखनी है, क्योंकि ये डेट उस केस में पूछा जा सकता है, अन्यथा इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स अग्नि 5 से रिलेटेड, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जानना, जो आपके लिए अति आवश्यक है, जो एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्टेटमेंट बना के दिया जा सकता है। तो देख लेते हैं कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली बात कि अग्नि 5 जो है ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है और इसकी जो मिनिमम रेंज है वो 5000 किलोमीटर है। मिनिमम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 5000 किलोमीटर से आगे जाकर भी मार कर सकती है। भारत के सरकार ने अभी इसका जो ऑफिशियल रेंज बताई है वो 5000 बताई है, लेकिन ये इससे आगे भी जाके मार कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पर डोंगफेंग 41 मिसाइल को भी याद रखिए, ये चीन की मिसाइल है और इसका रेंज चीन के अनुसार 12000 से 15000 किलोमीटर तक का है। भारत में अगर बात करें तो एक प्रोग्राम चलाया गया था, उस प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और इस प्रोग्राम के तहत पाँच मिसाइलों का विकास किया जाना था। इन मिसाइलों को आप पटना से याद कर सकते हैं। पटना एक ये ट्रिक है, इसके जरिए आप याद कर सकते हैं, जिसमें पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश है। तो इस पटना में अग्नि जो है ये अग्नि का ही उन्नत संस्करण है, अग्नि 5। ये आप याद रखिएगा। अग्नि 5 जो है दागो और भूल जाओ मिसाइल है। एक बार इसे दाग दीजिए, आप कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड सेट कर दीजिए, उसके बाद इसे फिर देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जाके टारगेट को हिट कर देगी। इससे रिलेटेड दूसरा फैक्ट है, ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्षमता विश्व के कुछ गिने चुने देशों के पास ही है, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और भारत है। इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जिसकी मारक क्षमता एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक होती है। अक्सर इनकी रेंज बहुत अधिक होती है, 10,000 5,000 किलोमीटर तक जाके ये मार करने में सक्षम होती हैं। अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके साथ ही साथ इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट तथ्य ये जानिए कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य है वो ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो मार्ग होता है वो अर्धचंद्राकार होता है, जबकि क्रूज मिसाइल का जो मार्ग होता है वो पृथ्वी के समानांतर होता है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये मिसाइल जो है, क्रूज नहीं बैलिस्टिक मिसाइल का मार्ग है और ये क्रूज मिसाइल का मार्ग है। जब बैलिस्टिक मिसाइल को दागा जाता है तो इसे एक एंगल पे दागा जाता है, वो एंगल होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री के कोण पर दागा जाता है और उसके बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपना मार्ग जो है चंद्राकार, अर्धचंद्राकार पथ के रूप में निर्देशित कर लेता है। तो ये 45 डिग्री आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस हैं वो ये हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल आकार में बहुत बड़ी होती है, जबकि क्रूज मिसाइल छोटे आकार की होती है। वजनदार बमों को ले जाया जा सकता है, कम वजन के बमों को ले जाया जाता है। उसके साथ ही साथ इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट खासियत होती है बैलिस्टिक मिसाइल की, वो ये कि इसमें ईंधन को रखा जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल में ईंधन के लिए एक अलग टैंक होता है, जबकि क्रूज मिसाइल में इसका आकार छोटा होता है, उसकी वजह से ईंधन को रिजर्व में नहीं रखा जाता। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के अंतर से संबंधित, और यहाँ पर हमने अग्नि 5 से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन जाना। अब आइए बात करते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली से संबंधित। इसने अपने क्षेत्र को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति इसके क्षेत्र में तंबाकू का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है तो 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। मेटे फ्रेडरिक्सन की अगर बात करें तो ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी हैं और ये इनका लगातार दूसरा कार्यकाल होगा डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में।
यहीं पर बता दें कि डेनमार्क में नवंबर में ही जनरल इलेक्शन हुए थे, लेकिन किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हुआ था। इसीलिए अब मेटे फ्रेडरिक्सन और उनके साथ दो अन्य पार्टियां मिलकर एक नए सरकार का गठन किया है, जिसकी मुखिया मेटे फ्रेडरिक्सन होंगी। बात डेनमार्क की हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। यूरोप का मैप है ये। इस यूरोप के मैप में डेनमार्क आप ऐसे नहीं देख पाएंगे, इसे थोड़ा एनलार्ज करना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो आप ऑरेंज कलर का देश देख रहे हैं जहां मैं एनसर्किल कर रहा हूं, वही डेनमार्क है। डेनमार्क मूलतः एक द्वीपीय देश है और ये जटलैंड प्रायद्वीप पे अवस्थित है। जटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। डेनमार्क का ये जो मुख्य भाग है, इसके अतिरिक्त इसके दो आइलैंड और हैं। एक आइलैंड यहाँ पर है जिसे फैरो आइलैंड के रूप में जाना जाता है, और एक आइलैंड ये है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसे कहा जाता है ग्रीनलैंड। ये तो ये ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का ही हिस्सा है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये डेनमार्क का ही थोड़ा बड़ा मैप है जिससे आपको देखने में आसानी होगी। अब आप देख सकते हैं कि मूलतः डेनमार्क द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ये देखिए, ये द्वीप, ये सब द्वीप हैं, और लगभग 400 से अधिक द्वीप हैं जो जटलैंड प्रायद्वीप का निर्माण करते हैं। प्रायद्वीप एक ऐसे संरचना को कहते हैं जिसके तीन तरफ से समुद्र हो। अब आप यहाँ पे देखिए, डेनमार्क के तीन तरफ समुद्र हैं, इधर है उत्तरी सागर और इधर है बाल्टिक सागर। यहीं पर बता दें इसकी राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा यहाँ की डेनिश क्रोन है, और डेनमार्क से स्थलीय सीमा केवल और केवल जर्मनी की लगती है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। केवल एक देश है जो जर्मनी के साथ स्थल के रूप में सीमा बनाता है डेनमार्क के साथ, वो है जर्मनी। यूथ कोलैब फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जानते हैं ये है क्या। तो 2019 में इसकी स्थापना की गई थी यूएनडीपी के द्वारा, और इसने भारत के अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में ये पहल की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या है, यूथ कंपनी लैब फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स का उद्देश्य क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जितने भी युवा उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित करना और उनका सहयोग प्राप्त करना है, यही आपको याद रखना है। ये सतत विकास लक्ष्य की यहाँ से लिस्ट दी गई है, आप इन्हें याद रख लीजिएगा। 17 हैं SDGs। अब बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसने 5वां संस्करण शुरू किया है और अभी तक 28 देशों और क्षेत्रों में इसको लॉन्च किया जा चुका है। तो ये आप याद रखिएगा, मूलतः इसका जो 5वां संस्करण है उसकी शुरुआत हुई है, इसीलिए यूथ को लैब फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स चर्चा में आया है। लेकिन यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि ये है क्या। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूथ को लैब फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स किस चीज़ से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना, जिसे PM विकास के रूप में भी जाना जा सकता है। इस योजना की शुरुआत अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसकी मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी हैं, और इस योजना का जो कार्यकाल होगा, अवधि जो होगी, वो होगी 15वें वित्त आयोग के अवधि के समानांतर। अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य है, वो है अल्पसंख्यक, विशेषकर जो अल्पसंख्यक कारीगर हैं उनके आजीविका में सुधार करना, यही इसका मूल उद्देश्य है। और यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई नई योजना नहीं है, एक पहले योजना थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। इसी योजना का नया नाम दिया गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और इस योजना में, PM विकास योजना में, पहले की 5 योजनाओं का विलय कर दिया गया है। ये 5 योजनाएं हैं: सीखो और कमाओ योजना, उस्ताद योजना, हमारी धरोहर योजना, नई रोशनी योजना और नई मंजिल योजना। तो यहाँ से आप PM विकास योजना को याद रखिएगा, किस मंत्रालय से है, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये चर्चा में क्यों है रिपोर्ट, क्योंकि इसने भारत की विकास दर का प्रिडिक्शन किया है, जिसमें 2022-23 के लिए 7% की वृद्धि दर और 23-24 के लिए 7.2% की वृद्धि दर का अनुमान ADB ने लगाया है। ADB की बात हुई तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ये मनीला में है। मनीला के मॉन्ड यूलोंग सिटी में इसका मुख्यालय है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इस समय 68 देश इसके मेंबर हैं। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर
एशियन डेवलपमेंट बैंक से आप याद रखिएगा। ये रिपोर्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि किस संस्था द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। आज के लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं। भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व से संबंधित है ये क्वेश्चन। सीधे पूछा जाएगा कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व किस प्रदेश में स्थापित किया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख के चंगथांग वन्यजीव अभयारण्य में स्थित हानले में इसको स्थापित किया गया है और इसका जो पूरा नाम होगा वो है हानले डार्क स्काई रिजर्व, या इसे आप लद्दाख डार्क स्काई सेंचुरी के रूप में भी जान सकते हैं। इसका मकसद क्या है? इसे इसलिए विकसित किया गया है ताकि प्रकाश प्रदूषण को कम किया जा सके और यहाँ पर जो भी व्यक्ति जाएंगे तो रात्रि में जो आकाश कैसा दिखाई देता है उसका अवलोकन कर सकते हैं। इसीलिए बेसिकली इसका विकास किया गया है और यहाँ पे जो भी आसपास के प्रकाश के स्रोत होंगे उनको कम करने की कोशिश की जाएगी, जिससे रात्रि का जो आकाश है उसका अवलोकन अच्छी तरह से किया जा सके। बात लद्दाख की हुई है तो लद्दाख से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। आप देखिए मैप में लद्दाख है और इसे 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। ये जो आप रेड में देख रहे हैं ये रेड वाला पोर्शन ही भारत के अधीन है। बाकी ये जो थोड़े हल्के रंगों में देख रहे हैं इस पर पाकिस्तान और चाइना का कब्जा है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की जो सीमा है पहले चीन के साथ भी मिलती थी, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर की जो सीमा है केवल और केवल पाकिस्तान से मिलती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर देश की बात करें तो केवल और केवल पाकिस्तान के साथ मिलती है, जम्मू कश्मीर की सीमा चीन के साथ नहीं मिलती। ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये लद्दाख ही है, सारा का सारा लद्दाख ही है। इसकी राजधानी लेह है और यहाँ पे 2 ज़िले हैं, एक कारगिल और एक लेह। तो ये चीज़ें हो गई कुछ लद्दाख से संबंधित। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर हैं, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। माफ़ कीजिएगा ये आखिरी क्वेश्चन नहीं था, आखिरी टॉपिक नहीं था, एक और टॉपिक बच गया है। अरुणोदय योजना 2.0 इसकी शुरुआत किस राज्य द्वारा हुई है? ये क्वेश्चन पूछा जाए अगर तो आपका उत्तर हो जाएगा असम सरकार द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। अरुणोदय 2.0 ध्यान रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश भी होगा। अरुणाचल प्रदेश आपको नहीं लगाना है क्योंकि ये नाम ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ज़्यादातर लोग अरुणाचल को टिक करके आएंगे, जबकि ये असम के द्वारा योजना लॉन्च की गई है। बात असम की हुई है तो असम से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। ये आप जो गैंडा देख रहे हैं एक सींग वाला गैंडा है, ये असम की विशेषता है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ये गैंडा पाया जाता है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। असम में काजीरंगा, नमेरी, मानस, ओरंग बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क हैं। उसके साथ ही साथ ये कामाख्या देवी का मंदिर है। और इसके बाद आप जो और इमेज देख रहे हैं ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बोगीबील ब्रिज है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बोगीबील एक झील भी है, ये भी पूछा जा सकता है, वेटलैंड है यहाँ का पूछा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ के प्राचीन जो पैलेस हैं, अहोम पैलेस, पहले असम जो था अहोम राजाओं के अंडर हुआ करता था, तो वो अहोम का महल है। ये कामाख्या देवी मंदिर हो ही गया ये। और उसके साथ ही साथ ये जो है ये रंग घर है और ये यहाँ का आईआईटी है जो कि गुवाहाटी में है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे जो आपको याद रखने हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।